एक प्लेन दुबई से भारत के लिए रवाना होता है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी क्योंकि ये प्लेन रोजाना दुबई जाकर वापस इंडिया आता था। प्लेन में सब कुछ सही था, सारे सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे थे और ये अपनी डेस्टिनेशन तक एकदम सही सलामत पहुंच भी जाता है। लेकिन एक छोटी सी गलती या कहें एक मामूली सी मिसकैलकुलेशन की वजह से ये प्लेन बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब जाकर क्रैश हो जाता है और इस हादसे में 158 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये दर्दनाक कहानी है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की, जिसने लोगों को झंझोर कर रख दिया था। पर यह हादसा हुआ क्यों? इसमें किसकी गलती थी और क्या इस दुर्घटना को टाला जा सकता था? आइए इस वीडियो में जानते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस एक डेली राउंड ट्रिप हुआ करती थी, यानी ये फ्लाइट हर रोज भारत के मैंगलोर से दुबई और दुबई से वापस मैंगलोर आती थी। ऐसी ही एक फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 811 22 मई 2010 के दिन दुबई के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के लगभग 11:15 बजे लैंड करती है। इस फ्लाइट को एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के नाम से वापस लौटना था, इसलिए एयरपोर्ट स्टाफ के द्वारा तुरंत ही प्लेन के जरूरी चेक्स और रिफ्यूलिंग का काम शुरू कर दिया जाता है। और इसी दौरान प्लेन में 160 पैसेंजर्स इंडिया आने के लिए सवार होते हैं। प्लेन की बात करें तो एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में बोइंग 737-800 NG एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाना था, जो एक स्पेशल प्लेन था। असल में ये बोइंग कंपनी के उन गिने चुने प्लेनों में से एक था जिन्हें खास तौर से छोटे रनवेज पर लैंड करने के लिए बनाया गया था। एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में यूज होने वाले उस पर्टिकुलर प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 20 दिसंबर 2007 के दिन भरी थी और इसके एक महीने बाद इसे एयर इंडिया को सौंप दिया गया था। यानी एक्सप्रेस फ्लाइट 812 के लिए उड़ान भरते समय यह प्लेन लगभग 3 साल पुराना हो चुका था। फ्लाइट के पायलट्स और क्रू की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर थी जो एक्सप्रेस फ्लाइट 811 को भारत से दुबई लेकर पहुंचे थे। इस फ्लाइट के कैप्टन 55 साल के ज़लाटको ग्लूसिका थे, जिन्हें 10,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस और 7500 घंटों का कमांड एक्सपीरियंस था। इसमें भी 2440 घंटे इन्होंने बोइंग 737 पर बिताए हुए थे। ग्लूसिका के अलावा फर्स्ट ऑफिसर की कमान 40 वर्षीय हरबिंदर सिंह आलूवालिया के कंधों पर थी, जिनके पास 3720 घंटों का उड़ान अनुभव था और उसमें से 3319 घंटे का अनुभव उन्होंने बोइंग 737 को उड़ाते हुए प्राप्त किया था। पायलट्स के अलावा प्लेन में 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी मौजूद थे, यानी एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में टोटल 167 लोग सवार थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद आखिरकार रात 1:06 के लोकल टाइम पर यह फ्लाइट भारत के मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ टेक ऑफ करती है। जबकि इस समय भारत में रात के 2:30 बज चुके थे। टेक ऑफ बहुत ही स्मूथली हो जाता है और प्लेन हवा में जाकर एकदम से स्टेबल हो जाता है। फ्लाइट के पहले 1 घंटे 40 मिनट तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच कोई बात नहीं होती, क्योंकि कैप्टन थकान होने की वजह से टेक ऑफ करते ही सो जाते हैं और कैप्टन के सो जाने की वजह से फ्लाइट के सभी जरूरी रेडियो कॉल्स फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह को करनी पड़ती है। इसी तरह फ्लाई करते हुए सुबह के 5:30 बजे फ्लाइट अपने वे पॉइंट इग्मा पर पहुंच जाती है। यहीं पर एटीसी के द्वारा फर्स्ट ऑफिसर को यह इन्फॉर्म किया जाता है कि मैंगलोर में लैंड करने के लिए उन्हें ILS, DME, ARC अप्रोच लेनी पड़ सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि ILS, DME, ARC अप्रोच एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोड्यूसर होता है, जिसका इस्तेमाल पायलट लो विजिबिलिटी कंडीशन में लैंडिंग करने के लिए करते हैं। ILS का मतलब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है, जो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके प्लेन को रनवे की तरफ एक सटीक गाइडेंस प्रदान करता है। इसके बाद DME यानी डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट पायलट के डिस्टेंस मापने में हेल्प करता है। और लास्टली ARC अप्रोच का मतलब किसी पॉइंट की तरफ सीधा ना जाकर प्लेन को गोल घुमाते हुए आगे बढ़ाना होता है, ताकि प्लेन अपने ऑल्टीट्यूड और दिशा वगैरह को मेंटेन कर सके। तो फर्स्ट ऑफिसर ATC की इस इन्फो को कॉपी कर लेते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुबह के 5:45 बज जाते हैं।
इस समय फ्लाइट अपने गंतव्य यानी मैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 77 मील की दूरी पर होती है और यहीं पर एटीसी द्वारा एक्सप्रेस फ्लाइट 812 को इसकी ऊंचाई 7000 फीट तक कम करने का निर्देश दिया जाता है। असल में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया एयरपोर्ट है जिसमें 2 टेबल टॉप रनवेज हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि टेबल टॉप उस रनवे को कहते हैं जो किसी ऊंची जगह पर या पहाड़ी के ऊपर बना होता है और जिसका एक या दोनों सिरे किसी गहरी खाई पर जाकर खत्म होते हैं। इस तरह के रनवे पर प्लेन को लैंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जरा सी मिस्टेक प्लेन के रनवे से उतरकर खाई में गिरने का कारण बन जाती है। इसी खतरे को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह नियम बनाया हुआ था कि इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ कैप्टन ही परफॉर्म करेंगे। मगर इस बार फ्लाइट के कैप्टन अपने साथी को पूरा कंट्रोल थमाकर खुद सोए हुए थे। वैसे बता दें कि फ्लाइट 812 के कैप्टन ज़लाटको ग्लुसिका इस एयरपोर्ट पर 16 बार सक्सेसफुली लैंड कर चुके थे, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह ने यहां एक भी बार लैंड नहीं किया था। हाँ, इतना जरूर था कि वो इस एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 67 फ्लाइट्स में को पायलट की भूमिका निभा चुके थे। जिस समय फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन की ऊंचाई को घटाना शुरू किया तब भी उनके और कैप्टन के बीच कोई बात नहीं हुई। इस पॉइंट पर एयरक्राफ्ट 18,400 फीट की ऊंचाई पर था और एयरपोर्ट से इसकी दूरी सिर्फ 25 मील रह गई थी। यहीं पर मैंगलोर एरिया कंट्रोलर प्लेन की ऊंचाई को 29,000 फीट तक नीचे लाने के लिए कहता है और फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही उसकी ऊंचाई को कम करते हुए ILS DME ARC अप्रोच स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस फ्लाइट के साथ दिक्कत यह होती है कि इसकी ऊंचाई जरूरत से काफी ज्यादा थी। सुबह के 5:52 पर यह फ्लाइट कुछ अनएक्सपेक्टेड रीजन से मैंगलोर एरिया कंट्रोलर के द्वारा ATC टावर को सौंप दी जाती है और टावर कंट्रोलर के द्वारा प्लेन को ILS DME ARC अप्रोच के जरिए रनवे से 10 नॉटिकल मील की दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ 240 डिग्री के एंगल में गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट ऑफिसर इस मैसेज को तुरंत ही कॉपी करते हैं, मगर इसके साथ ही वो एक जोर की उबासी भी लेते हैं जिससे पता चलता है कि वो अकेले प्लेन को उड़ाकर थक चुके हैं और पूरी तरह अलर्ट नहीं हैं। अब यहाँ कैप्टन ज़लाटको को पहली बार यह एहसास होता है कि उनका प्लेन नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है। इस समय प्लेन की ऊंचाई 9,000 फीट होती है और ये देखते ही कैप्टन ज़लाटको प्लेन को तेजी से नीचे लाने के लिए लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। इसके साथ ही वो स्पीड ब्रेक्स को भी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि प्लेन की ऊंचाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा घट सके। सुबह 6:03 पर कैप्टन लैंडिंग चेकलिस्ट को कंप्लीट करके प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस समय प्लेन की एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 2.5 मील और ऊंचाई 25,000 फीट होती है। फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाते हुए कैप्टन को वार्न करते हैं कि ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन कैप्टन उनको अनसुना करके ऑटो पायलट और दूसरे सभी लैंडिंग असिस्टिंग सिस्टम्स को ऑफ कर देते हैं और खुद मैन्युअली प्लेन की ऊंचाई को तेजी से कम करने का प्रयास करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं कि ऊंचाई कम करने के लिए हमें एक चक्कर लगाकर वापस आना चाहिए, लेकिन कैप्टन ऐसा करने के बिल्कुल मूड में नहीं होते। को पायलट चक्कर लगाने की बात को फिर से दोहराते हैं, मगर कैप्टन प्लेन को लैंड कराने की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। किसी भी तरह रनवे को पकड़ने के लिए कैप्टन प्लेन के नीचे आने की रफ्तार 4000 फीट पर मिनट कर देते हैं। अब यहां प्लेन का इनहैंस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम यानी EGPWS बार बार वार्निंग देता है, सिंक रेट पुल अप। इस वार्निंग का मतलब होता है कि प्लेन जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से नीचे जा रहा है, इसको रोकिए वरना ये नीचे जमीन से टकराकर क्रैश हो सकता है। मगर कैप्टन इस वार्निंग पर भी कोई खास ध्यान नहीं देते। इतने में ATC टावर की तरफ से सवाल आता है कि क्या पायलट्स ने ILS अप्रोच को इस्टेब्लिश किया हुआ है। हालांकि कैप्टन ने इस तरह के सभी असिस्टिंग सिस्टम्स को ऑफ कर दिया था,
लेकिन फिर भी वो जोर देकर फर्स्ट ऑफिसर से एटीसी टावर को यह कहलवा देते हैं कि वो ILS अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर टावर कंट्रोलर के द्वारा प्लेन को लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया जाता है, पर सच्चाई यही थी कि प्लेन की ऊंचाई लैंडिंग के लिए अभी भी काफी ज्यादा थी। EGWPS की वार्निंग्स, फर्स्ट ऑफिसर के चक्कर काट कर आने को कहने और ATC टावर वगैरह सबको नजरअंदाज करते हुए कैप्टन प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे के करीब ले आते हैं। लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से प्लेन को रनवे के जिस पॉइंट पर टच डाउन करना चाहिए था वो उससे काफी आगे निकल जाता है और थ्रेशोल्ड से 5200 फीट आगे जाकर रनवे को टच डाउन करता है। जिसके चलते अब प्लेन को रुकने के लिए आगे सिर्फ 2800 फीट का रास्ता बचता है। साथ ही इसकी रफ्तार भी नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है। कैप्टन प्लेन को टच डाउन करते ही थ्रस्ट रिवर्सर्स को ऑन कर देते हैं, लेकिन प्लेन की रफ्तार कम ना होती देख ब्रेक लगाने के सिर्फ 6 सेकंड बाद ही कैप्टन इसे वापस उड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन रनवे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके रास्ते में 60 मीटर की एक स्ट्रिप और 90 मीटर का एक सेफ्टी एरिया भी आता है, लेकिन उन सभी को पार करके ये गहरी खाई में गिरकर क्रैश हो जाता है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और बचाव कार्य शुरू होता है, मगर प्लेन में मौजूद 167 लोगों में से सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया DGCA और बोइंग के ऑफिशियल्स की अलग अलग टीमें हादसे की जगह पर पहुंचती हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका की NTSB भी मदद करती है। इस सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करती है। लेकिन हर एक इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आता है कि यह हादसा कैप्टन की गलती, उनकी लैंडिंग करने की जिद और हालातों को हल्के में लेने की वजह से हुआ है। उन्होंने ना अपने को पायलट्स की सुनी और ना ही EGPWS की वार्निंग्स को सीरियसली लिया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी बताया जाता है कि फ्लाइट से पहले अच्छा खासा रेस्ट पीरियड होने के बावजूद भी कैप्टन टेक ऑफ के बाद लंबे समय तक सोते रहे। शायद इसकी वजह से उन्हें स्लीप इनर्शिया हो गया हो और नींद से जागने के बाद वो सही डिसीजन ना ले पाए हों। इसके अलावा मैंगलोर एरिया कंट्रोल रेडार का उस दिन अवेलेबल ना होना भी इस हादसे की एक अहम वजह बना, क्योंकि इसकी वजह से प्लेन को उसकी ऊंचाई कम करने का मैसेज थोड़ी देर से दिया गया। हालांकि सिर्फ इस चीज को ही यह हादसा होने की वजह मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि इस हादसे के होने के पीछे किसकी गलती थी। क्या कैप्टन अगर अपने को पायलट की बात सुन लेते तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं।